हेलो हेलो हेलो। चलिए, आवाज पहुंच रही है आप तक? गुड इवनिंग बच्चों। बिल्कुल आज क्लास होगा। खुशी, क्लास, आज की क्लास आपकी देख रहे हैं ना, आपके सामने आ गया है। और किस टॉपिक का क्लास होगा वो तो आप देख ही रहे हैं। आज आपका क्लास होगा राम किशोर। गुड इवनिंग गोलू, गुड इवनिंग। राधे राधे मैंकराज, सत्यम पोदार, गुड इवनिंग। क्या कीजिएगा, कभी कभी लेट हो ही जाता है। खैर, चलिए सारे बच्चे को हमारी ओर से गुड इवनिंग। फटाफट आप सबके सब जुड़ जाइए। प्रियांशु, जय श्री राम, जय श्री राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सत्यम पोदार, गुड इवनिंग। प्रभाकर सिंह, गुड इवनिंग। दीपक देव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनुराग। सन्नी यदुवंशी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबों को, गुड इवनिंग। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्याम कुमार, गुड इवनिंग। जितने बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाइए। और आज का जो क्लास होगा हमने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा था कि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज का जो आपका क्लास होगा वो कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं उनके साइंस का जो एक पार्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में जो एक चैप्टर है जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत, आपको दिख रहा होगा। ऊर्जा का स्रोत जो है बच्चों, इसी चैप्टर से किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन पर आज का क्लास हम लोग रखे हैं। और वैसे क्वेश्चन पर ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का नाम तो आप सुना ही होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। डेली लाइफ में हम लोग ऐसे वर्ड का यूज कर ही लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी वीकनेस फील कर रहा है तो कह देते हैं ना कि उसके बॉडी में एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस बॉडी है ना। अगर कोई आदमी स्ट्रांग है तो हम उसके लिए कहते हैं कि इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी है ना। तो एनर्जी की बातें हम लोग डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज कर ही लेते हैं। तो एनर्जी एक ऐसा वर्ड होता है दोस्तों, एनर्जी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कभी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही हम इसका विनाश कर सकते हैं। एनर्जी एक ऐसी चीजें हैं जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। एनर्जी जो होता है दोस्तों, ऊर्जा, इसका हम लोग सिर्फ रूपांतरण करते हैं। ये जो ऊर्जा होता है दोस्तों, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण करते हैं। रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब समझते हैं ना। रूपांतरण का मतलब क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में, है ना। रूपांतरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक से दूसरे रूप में क्या कर देना, बदल देना। क्या कर देना दोस्तों, बदल देना। वही तो रूपांतरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो एक प्लास्टिक बॉल है ना दोस्तों, प्लास्टिक बॉल। और उस प्लास्टिक बॉल को हमने क्या किया है, अर्थ से कुछ हाइट पर क्या किया है, उसको रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही हम इस प्लास्टिक बॉल को ड्रॉप करेंगे, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, तो क्या होगा, ये जो प्लास्टिक बॉल क्योंकि उस समय रेस्ट में था, चल नहीं रहा था, जिस समय हमारे हाथ में था ये चल नहीं रहा था, जिस समय ये हमारे हाथ में था इसके पास जो एनर्जी थी, क्योंकि कुछ हाइट पर है
तो वो एनर्जी क्या था, पोटेंशियल के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था दोस्तों, पोटेंशियल के फॉर्म में। वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी था। उस बॉल का कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल। जैसे ही हमने उस बॉल को क्या किया, ड्रॉप किया, जैसे ही हम उस बॉल को छोड़े तो बॉल क्या करेगा, गिरना शुरू कर देगा। और कहाँ आएगा, अर्थ सरफेस पर ही आएगा, है ना, अर्थ सरफेस की तरफ गिरना चाहेगा वो। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो हमारा बॉल है, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे उस बॉल का जो वेलोसिटी है, उस बॉल का जो स्पीड है, वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना दोस्तों। तो अब क्योंकि पहले रेस्ट में था तो उसमें एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे जैसे उस बॉल में उसका वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है, उसका स्पीड बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उस बॉल में अब गति हो रही है। तो गति हो जाने की वजह से उस बॉल में एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी जो पहले स्थितिज के फॉर्म में थी, पोटेंशियल के फॉर्म में थी, वही पोटेंशियल अब किस फॉर्म में आना शुरू कर देती है, गतिज के फॉर्म में आना शुरू कर देती है। और जो स्थितिज ऊर्जा था वो धीरे 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 गतिज ऊर्जा के रूप में आना शुरू कर देता है। और एक ऐसा समय भी आता है दोस्तों जब स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ऐसा समय भी आता है जब स्थितिज क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसा तब होता है जब उस बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो पहले बॉल था रेस्ट में, तो उसका जो एनर्जी था वो एनर्जी क्या कहलाया था, स्थितिज। जैसे हमने बॉल को ड्रॉप किया तो स्थितिज किस में बदलना शुरू कर दिया, गतिज में बदलना शुरू कर दिया। तो यही ऊर्जा है। तो ऊर्जा का हम लोग रूपांतरण करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में वो बदल जाता है, ना कि उसको हम बना देते हैं या उसका नाश कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है ना दोस्तों। अगर और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो होता है ये अदिश राशि होती है। क्या होती है दोस्तों, अदिश राशि। ऊर्जा कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। जैसे अदिश राशि की बात होती है तो यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक आता है इसमें परिमाण, और एक आता है दोस्तों दिशा। तो जो ऊर्जा होता है, क्योंकि ये अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो इसमें परिमाण तो है लेकिन इसमें दिशा नहीं है। याद रखिएगा, ऊर्जा में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है दोस्तों, परिमाण होता है ना दोस्तों। उसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि है ना। अच्छा, अगर ऊर्जा के बारे में और हम कुछ जानना चाहें तो ऊर्जा को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो जूल होता है। क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है जूल, जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊर्जा के बारे में आपको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए, है ना। और इस चैप्टर में विशेषतः हम ऊर्जा के स्रोत की बात कर रहे हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी। आखिर ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत है, जो उसका गुड सोर्स है, वो क्या है। तो आप जरा विचार कीजिए, एनर्जी को हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसका इंटरचेंज करवाते हैं या उसका कन्वर्जन करते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश ना होता, आज बिजली है, आज से आप 10-20 साल पीछे चले जाइए, क्या उस समय बिजली की व्यवस्था थी, नहीं थी। और जब उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, तो फिर मोबाइल कैसे चार्ज होता था, फिर किसी के घर में बल्ब कैसे जलता था। तो वहां पे सोलर प्लेट काम करता था, है ना दोस्तों। और सोलर प्लेट में जो एनर्जी का क्रिएशन होता था, या वो जो एनर्जी को स्टोर करता था, तो वो कहां से करता था, तो सूर्य से करता था। जैसे मान के चलिए आज बिजली का उत्पादन होता है, तो ये कहां से होता है, किसकी सहायता से होता है, टरबाइन की सहायता से होता है। जो वाटर को हम लोग क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। पानी को जब हम उससे क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो टरबाइन रोटेट करता है, जिससे करंट फ्लो करने लगता है, करंट का मूवमेंट होने लगता है, करंट वहां से प्रोड्यूस होने लगता है। तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा का स्रोत अगर होता है, अगर ऊर्जा के उत्तम स्रोत की बात करें, तो कहीं ना कहीं सन, जो सूर्य है, सूर्य का रोल प्ले
ऊर्जा के स्रोत में होता है। मतलब सूर्य का एक बहुत बड़ा हाथ होता है ऊर्जा को क्रिएट करने का। और अगर हम सूर्य की बात करें, सबके पीछे सूर्य के प्रकाश की किरण की ही बात होती है। टेम्परेचर बढ़ गया है ना, वहां से एनर्जी अगर उसमें ऊर्जा में है तो टेम्परेचर बढ़ना भी किसका काम है? सूर्य का ही, है ना दोस्तों। तो हर एक चीज के पीछे सूर्य का ही काम है। तो सूर्य को ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सूर्य में ऐसा क्या होता है, कौन सी घटना होती है? तो सूर्य में जो होता है दोस्तों, वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हीलियम का नाम आप सुने ही होंगे, जो फुल्ली स्टेबल है ना दोस्तों। और वो उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में विखंडित होते हैं। क्या होते हैं? विखंडित हो जाते हैं, और विखंडित होकर वहां पे ढेर सारी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, है ना। और इतनी ऊर्जाएं का निर्माण करते हैं कि सूर्य जब गर्मी का दिन होता है, गर्मी का जब मौसम आता है, तो जितना टेम्परेचर आप देखेंगे 45 डिग्री सेल्सियस, 46 या 50, जो भी टेम्परेचर आप देखते हैं, उतना डिग्री सेल्सियस अगर सूर्य उतना तापमान करोड़ों वर्ष तक देता रह जाएगा, फिर भी सूर्य के पास वह ऊर्जा जो उष्मा के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, या ताप के रूप में है, या आप जिस रूप में भी मानिए, वो कभी कम नहीं होगा, है ना दोस्तों। इसलिए सूर्य को ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ऊर्जा को हम उत्पन्न या विनाश नहीं करते हैं। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो मरेगा कैसे? तो उत्पन्न नहीं हुआ तो विनाश भी नहीं करते हैं। और ऊर्जा का हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप बदल देते हैं। तो कैसे बदलता है वो बात आप कन्वर्जन में देख ही लिए, है ना दोस्तों। यही चीज है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड, ये जो आपका ऊर्जा का स्रोत है, इससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए फटाफट अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, और आप लोगों को आंसर फटाफट टाइप करना है। क्वेश्चन देखिए, आंसर टाइप कीजिए, है ना। तो बहुत सिंपल सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना आ पा रहा है ना दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के कमेंट पर भी ध्यान दूंगा, ताकि मेरे को ये तो पता चले कि आप लोग कितना जवाब दे पा रहे हैं, है ना। तो आप लोग अब फटाफट क्वेश्चन का आंसर टाइप करने का क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने अब आ रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट टाइप कीजिए। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्स ऑफ बायोगैस फ्यूल? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन समझते हैं ना, वैसा ईंधन जो जैविक प्रक्रिया से प्राप्त होता है ना दोस्तों। बायोगैस ईंधन क्या होता है? एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपका पदार्थ है वो सर गल पच के क्या बनाता है? ईंधन का निर्माण करता है। वो बायोगैस ईंधन कहलाता है। और उसमें लकड़ी तो आपका आ ही जाता है, लकड़ी आ ही जाता है, गोबर गैस आ ही जाता है, कोयला आ ही जाता है। बच गया कौन इसमें? तो बच गया आपका नाभिकीय ऊर्जा। ये नाभिकीय ऊर्जा जो है दोस्तों, ये तो न्यूक्लियर एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। और इस एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इस एनर्जी का फॉर्मेशन वही होता है जहां क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है? तो अभी आपको हमने बताया कहाँ होता है, वो नाभिक में होता है ना। और नाभिक में होने का मतलब है कि वहां से ढेर सारी मात्रा में क्या निकलती है? अधिक मात्रा में किसका निर्माण होता है? अधिक मात्रा में
किसका निर्माण होता है? ऊर्जा, ऊर्जा हमें मिलती है। अधिक मात्रा में हमें क्या मिलती है दोस्तों? तो हमें ऊर्जा मिलती है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस का ईंधन नहीं है। ऐसा नहीं कि पदार्थ सड़ गया, पच गया, गल गया और उससे हमको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? बायोगैस ईंधन। तो ऐसा नहीं है, वो नाभिकीय ऊर्जा में ऐसी बातें नहीं होती है। वहां पे जो एटम होते हैं, जो हाइड्रोजन होते हैं, हीलियम होते हैं, या इसमें एग्जाम्पल एक आपको दिखाया गया यूरेनियम का, है ना। यूरेनियम के नाभिक को क्या किया गया? विखंडित किया गया। उससे वेरियम निकला, क्रिप्टॉन निकला और वहां से ढेर सारे मात्रा में क्या निकला दोस्तों? ऊर्जा मिला। तो वैसे प्रक्रिया को ही हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो नाभिक को विखंडित करके ऊर्जा का निर्माण करता है, सीधी सी बात, नाभिक का विखंडन करके जो ऊर्जा का निर्माण करता है, वैसे प्राप्त ऊर्जा को, है ना, हम लोग कौन सा ऊर्जा कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाभिकीय ऊर्जा की अगर बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें ऊर्जा तो मिलती है लेकिन द्रव्यमान का उसमें क्या हो जाता है दोस्तों? कहीं ना कहीं ह्रास हो जाता है, मतलब द्रव्यमान में कमी आ जाती है ना। द्रव्यमान की कमी अगर किसी ऊर्जा को प्राप्त करने की वजह से हो तो वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और बहुत सारे बच्चे का राइट आंसर है, एकदम बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। राम किशोर, राजा श्याम, है ना, निगम ब्रो, मैंक, किशन, सुजीत, बिल्कुल सुजीत जी, आप बिल्कुल, आपने सबसे पहले बताया। सुजीत जी का आंसर भी बिल्कुल सही है। और राजकुमार, खुशी, वंश पटेल, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। और जिसने ऑप्शन नंबर सी को टाइप किया, जो ऑप्शन सी को करेक्ट मान रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चन को जब आप समझ लेंगे फिर आंसर टाइप करने में मजा आता है। क्वेश्चन समझिए तब आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा तो फिर क्या मजा? कोई मजा नहीं आएगा। बहुत ऐसे हैं क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहिए क्वेश्चन, तो पढ़ने कुछ और लगते हैं। फिर वैसे बच्चे क्लास अटेंड करे ना करे, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। अरे हर एक क्लास में हम 30 क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम 30 का 30 सही बना दो, और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम 30 क्वेश्चन अपने मस्तिष्क में बिठा दो। कोई जो नहीं, एक क्वेश्चन ही सीख के जाओ, अच्छे से सीख के जाओ, और वही तुमको बहुत काम भी देने वाला है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट, जिसमें कि आप संजीव है, आप ऑप्शन सी टाइप कर रहे हैं, और भी जो बच्चे हैं फटाफट आंसर टाइप कीजिए। वंश पटेल आप भी सी बोल रहे हैं। सुजीत जी वाह क्या बात है, आप तो डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे जिस ऑप्शन में रहे ना। चलिए बढ़िया बात। राजा सी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसके लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका उत्तरदायित्व किस गैस पर होता है? तो सबको पता है, क्या पता है? जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हम लोगों के लिए हानिकारक है ना। हम लोगों के लिए क्या है? हानिकारक। जीव के लिए हानिकारक है। और आप एक चीज तो जानते ही है ना कि हर एक चीज में एक अपवाद होता है, लेकिन अपवाद में यहां पे आ जाता है कौन? अपवाद में आ जाता है जिसका नाम है क्या दोस्तों? पेड़ पौधा। जो पेड़ पौधे होते हैं उसके लिए तो ये हानिकारक ही है ना, सॉरी उसके लिए तो लाभदायक ही है ना। हमारे लिए हानिकारक, उसके लिए लाभदायक। क्यों? क्योंकि हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वे लोग श्वास के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। उसके लिए तो लाभदायक हो गया, और हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। और ग्लोबल गैस, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? उसका उत्तरदायित्व करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं।
नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के उत्तम स्रोत, कहने का मतलब है सूर्य के पास जो ऊर्जा का क्रिएशन होता है, या जो भी स्टार्स वगैरह हैं उसके पास जो एनर्जी का क्रिएशन होता है, उसका सोर्स कहाँ से होता है, वो होता कहाँ से, किस वजह से होता है, वो आपको बताना है। तो नाभिकीय संलयन होता है, या नाभिकीय विखंडन होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। क्या क्या होता है, फटाफट आप लोग आंसर टाइप कीजिए, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं। फटाफट आंसर टाइप कीजिए। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत सारे का आंसर आ रहा है, जिसमें कि आप हैं प्रियांशु ए है, संजीव ए है, ए बहुत का, अखिलेश यादव सी, अच्छा जीके सोनी सी, श्याम, संजीव, रॉकी, मैंक, प्रभाकर, इन लोगों का ए है, सन्नी शर्मा ए, प्रियांशु ए, बहुत सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है, बहुत का आंसर ए आ रहा है। तो चलिए हम भी देखते हैं क्या होगा आंसर। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जो सूर्य है, जो सन है, और जो तारा है, उसमें ऊर्जा का क्रिएशन होता है। तो आपको हमने बताया सूर्य भी तो एक प्रकार का क्या है, तारा ही है। सूर्य क्या है, वो भी तो तारा है, बस स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है। तो सूर्य के पास क्या होती हैं? तो सूर्य के पास दो तत्व पाया जाता है, एक का नाम है हाइड्रोजन, तो दूसरे का नाम है हीलियम। एक का नाम है हाइड्रोजन, तो दूसरे का नाम है हीलियम। जो हाइड्रोजन होते हैं ना दोस्तों, जो हाइड्रोजन होते हैं उसके तीन समस्थानिक होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोटियम, क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटियम। दूसरे को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरे को हम लोग कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम, है ना दोस्तों। अब देखिए, अगर कोई हल्का चीज टूटता है, कोई हल्का चीज है वो अगर टूट जाता है, और कोई वजनदार चीज है, कोई भारी चीज है, वो अगर टूटता है, तो दोनों में अंतर आप समझते हैं ना। कोई हल्का चीज अगर टूटा तो वहां से जो एनर्जी हमें मिलेगा वो उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जितनी मात्रा में कहां से हमें मिलता है दोस्तों, भारी चीजों से मिलती है ना। एक हल्का चीज टूटा, एक भारी चीज टूटा, तो हल्का चीज का मतलब एनर्जी उतना मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। अब भारी चीज टूटेगा तो बेसी बात एनर्जी मिल जाएगा। यहां पे क्या होता है, जब नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय संलयन होता है, तो वहां पे ड्यूटेरियम, कौन, ड्यूटेरियम आपस में मिलता है। संलयन का मतलब होता है संयोग करना, संलयन का मतलब संयोग करना, आपस में मिल जाना। संलयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, संयोग करना, आपस में मिलना। और विखंडन का मतलब क्या होता है, तो विखंडन का मतलब होता है तोड़ देना, टूटना, अलग कर देना। दो अलग अलग बातें। जब हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 2, लेकिन उसका सॉरी एटॉमिक मास उसका क्या है 2, लेकिन एटॉमिक नंबर 1। समस्थानिक समझते हैं ना, समस्थानिक मतलब जो एक समान स्थान पर रहता है, मतलब जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार उसका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम है तो हाइड्रोजन ही रहेगा कहाँ, इसका एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो भी एक ही होता है। लेकिन अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो एक ही होता है। लेकिन अगर इसके मास की बात करें, एटॉमिक मास, परमाणु भार की बात करें, तो वो 2 होता है। अगर हम प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम जब आपस में, प्रोटियम
की बात करें तो ये कितने पोजीशन पे रहता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। लेकिन अगर हम इसके भार की बात करें तो इसका भार कितना होता है, 3 होता है ना। तो रहता तो सब एक ही जगह है, लेकिन सबका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। ऐसे को ही समस्थानिक कहा जाता है, याद रखिएगा। एक समभारिक होता है, तभी हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं। तो ड्यूटेरियम आपस में मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, हीलियम बनाता है। अब देखिए यहां पे एक बात और है, जो हाइड्रोजन है इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल नहीं, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं होता है। और ये जो आपको हीलियम दिख रहा है ये स्टेबल होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टेबल होता है। तो जो अस्थायी यौगिक है, जो पहले से अस्थिर है, जो इधर उधर छितरा रहा है, जो मान के जो इधर उधर भटक रहा है, जो पहले से भटक रहा है, उससे आपको क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है। जो स्थिर है, जो अस्थाई है, उससे पता चलेगा ना कि आपको उससे क्या मिलने वाला है। जो स्थिर है वो आपको कुछ दे सकता है ना, जिसका अपना कोई पोटेंशियल है वही आपको कुछ दे सकता है, वही आपकी मदद भी कर सकता है। जो पहले से पोटेंशियल लेस है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो आपको क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है। वही बात है किसमें, हाइड्रोजन में। ये अनस्टेबल, इसके पास कुछ है ही नहीं, ये कभी मेटल के साथ चला जाता है, कभी नॉन मेटल के साथ आ जाता है ना दोस्तों। इसका अपना कुछ ठिकाना नहीं है, इसका अपना ठिकाना ही नहीं है, तो दूसरे का ठिकाना ये कैसे कर सकता है। लेकिन जब ये आपस में मिलता है तो क्या बनाता है, वो हीलियम बनाता है। और जो हीलियम होता है दोस्तों वो स्टेबल होता है और वो अनरिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, अक्रिय तत्व, या इसको आप अक्रिय गैस भी कह सकते हैं, जिसका ऑक्टेट जो होता है पूरा होता है। ऑक्टेट इसका क्या है, पूरा है। ऑक्टेट इसका क्या है, पूरा है। तो आप अब जरा सोचिए, जब तक संलयन की, हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि नाभिकीय संलयन होने का मतलब है कि जब एक से अधिक नाभिक, है ना, एक से अधिक नाभिक आपस में क्या हो, जुड़े। एक से अधिक नाभिक जब आपस में जुड़ जाती है तो उस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक ड्यूटेरियम ही नहीं है, बल्कि इसके साथ एक और ड्यूटेरियम है। और जब दो हल्के हल्के नाभिक आपस में मिले तो एक भारी नाभिक या एक अस्थिर नाभिक का क्या उन्होंने कर दिया, निर्माण कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम कहते हैं। और ये जो हीलियम है ये स्टेबल है, और स्टेबल का मतलब होता है उसके पास जो एनर्जी है बहुत अधिक मात्रा में है। तो जब तक नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होगी, और जब तक नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होगी, तब तक स्टेबल तत्व आ नहीं सकता है, तत्व स्थिर हो नहीं सकता है। और जब तक तत्व स्थिर नहीं होगा तो आपको क्या लगता है, एनर्जी मिल जाएगा, संभव है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, भारी यौगिक का निर्माण करना या भारी नाभिक का निर्माण करना। जब नाभिक आपके पास आ गया तो वही नाभिक का फिर क्या होगा, विखंडन होगा। जब नाभिक विस्फोट करेगा तब वहां से आपको क्या मिलेगा, अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, जब तक संलयन नहीं होगा तब तक आपको अधिक मात्रा में विखंडित एनर्जी नहीं मिल सकता है। तब तक वो नाभिक टूटेगा तो फिर वहां से एनर्जी की मात्रा बहुत ही कम मिलेगी। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, संलयन होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हम करेंगे, क्योंकि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है, जब तक नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होगी। तो विखंडन अगर हो भी जाता है, आप ड्यूटेरियम का विखंडन कर दीजिए, तो क्या लगता है आपको सूर्य के पास बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी आ जाएगा, संभव नहीं है, जब तक कि हीलियम नहीं होगा, है ना। तो संलयन होगा तब वहां पे क्या हो जाएगा, एक भारी नाभिक का निर्माण होगा। जब भारी नाभिक मिल जाएगा तब वहां पे विखंडित होगी, और जब विखंडित की क्रिया होगी तो वहां से अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, और जो कि किसको मिलता है, सूर्य और अन्य तारों को, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया और इसका फटाफट आप लोग आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। अच्छा, नाभिकीय विखंडन जो होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने वाला कौन है, कैडमियम। कौन होता है दोस्तों, कैडमियम, जिसका संकेत क्या होता है, जिसका संकेत होता है CD। क्या होता है दोस्तों,
डी कैडमियम। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। जब नाभिकीय विखंडन होती है उसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो फटाफट आप लोग आंसर टाइप कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और आप जानते ही हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 जूल के बराबर होता है। ये बात आपको पता ही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 जूल के बराबर होता है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर हो जाएगा? तो आप खुद वहां पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी से आप पता कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है, सीधी सी बात। ऊर्जा का सबसे अधिक और विशाल स्रोत, तो विशाल स्रोत क्या? सबके पीछे किसका हाथ है? सूर्य का। और इसको ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है। सूर्य को ऊर्जा का कौन सा स्रोत माना जाता है दोस्तों? तो सूर्य को ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बॉक्सनुमा सौर कुकर जो होता है, जो सौर कुकर होता है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करता है और फिर वहां से विद्युत उत्पादित करके आप जो खाना बनाने का काम करते हैं, तो जो सौर कुकर होता है वो 3 से 4 घंटे में कितना टेम्परेट हो जाता है? तो वो हो जाता है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 3 से 4 घंटे में 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा हीट हो जाता है, उष्मा निकलने लगता है। तो आराम से आप क्या कर सकते हैं? खाना पका सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। पवनों का देश कहा जाता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, जहां से पवन ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा दोस्तों? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युतीय ऊर्जा में बदला जाता है। और वहां पे पवन चक्की का सहायता लिया जाता है। किसका सहायता लिया जाता है दोस्तों? पवन चक्की, है ना। आप देखेंगे कि स्टैंड होता है लंबा सा, और वहां पे एक चक्का के जैसा, है ना, टायर के जैसा बना होता है, पहिया के जैसा, और उसमें 3-4 पंखुड़ी लगी हो। जब हवा चलता है तो वो क्या करता है? रोटेट करता है ना। तो उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे किसका निर्माण हो जाता है? विद्युत का निर्माण होता है। और उसी को, वही जो आपको स्टैंड वाला वो जो दिखा, वही पवन चक्की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पवन चक्की। और कम से कम अगर विद्युत उत्पादन करना है तो वहां पे हवा जो पवन है उसका स्पीड कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है उस हवा का, उस वायु का, तो आप वहां से पवन ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो पवनों का देश किसको कहा जाता है दोस्तों? डेनमार्क को कहा जाता है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग आंसर करते जाइए और देखते भी जाइए, है ना। देखिए भी, क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कीजिए, मिलाइए भी। कभी कभी हम कमेंट नहीं देख पाते हैं, है ना दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा, टाइम भी ना, है ना। तो चलिए फिर भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश करते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन का आंसर करें, ताकि अगर आप सेटिस्फैक्शन आप हो पाते हैं, अगर मान के चलिए आपको जहां तक हो पाता है हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना दोस्तों, सब्जेक्टिव तो हम थ्योरी तो आपको पढ़ा नहीं रहे कि एकदम पूरा डीप में चले जाएं। ऑब्जेक्टिव है तो उस तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी, अभी तुरंत बताए, पवन की चाल कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। जीवाश्म ईंधन जिसको हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जीव से बना ईंधन, जीवाश्म ईंधन, वही जीव, पेड़ पौधा, जीव जंतु जो भी होता है
है ना, वो जो सड़ गल पच जाता है तो ईंधन का निर्माण करता है, उसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ईंधन का मतलब होता है जो जल के हमें उष्मा और क्या प्रदान करे, प्रकाश दे, है ना, वैसे को ईंधन कहा जाता है। तो इसमें कोयला भी देता है, लकड़ी भी देता है, गोबर गैस भी देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तब हो जाएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। पहले के जमाने में गैस सिलेंडर नहीं आया था, है ना, और कहीं कहीं लकड़ी उकड़ी मिलता था तो आदमी उसी से काम चला लेता था। खाना पीना कहीं पक गया तो ठीक है ना दोस्तों, अदरवाइज भूखे भी सोना पड़ता था। तो पहले के ज़माने में आज से आप 20 साल 30 साल पीछे चले जाइए, 40 साल पीछे चले जाइए, अगर 50 साल पीछे चले जाते हैं तो ढेर सारा उपयोग किसका किया जाता था, लकड़ी का। लकड़ी को जलाया जाता था, जिससे हमें क्या मिलता था, ऊर्जा, वो भी किसके रूप में, तो उष्मा के रूप में, है ना, लकड़ी का ही उपयोग किया जाता था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऊर्जा क्या है आपको पहले ही बता दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। गोबर गैस क्या दोस्तों, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस क्या है, गोबर गैस ये एक प्रकार का क्या है, बायोगैस। क्या दोस्तों, बायोगैस। क्या है, बायोगैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। बिल्कुल, सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है दोस्तों, स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए, अगर आप लोग बना रहे हैं तो अपने में आप जज कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं या कितने क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर पा रहे हैं। आप मिलाते जाइए, जज करते जाइए, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें मिथेन, अच्छा, जो बायोगैस होता है ना दोस्तों, जो आपका जैव गैस है, जो जैव रासायनिक प्रक्रिया से उत्पादित की जाती है, जो आपका जैव गैस है मिथेन, उसका जो मुख्य अवयव है वो मिथेन ही है। मुख्य अवयव क्या है, जैव गैस का मुख्य अवयव या जो बायोगैस होता है उसका मेजर कंपोनेंट जो मुख्य अवयव है उसका नाम क्या है, मिथेन। और ये कितना होता है, 75% के आसपास होता है। कितना होता है दोस्तों, 75%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वही पूछ रहा है कितना उसमें होता है, तो 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय समझते हैं ना, जिसकी मात्रा सीमित हो। अनवीकरणीय का मतलब जिस ऊर्जा की मात्रा क्या हो, सीमित हो। सीमित समझते हैं ना, अगर खत्म हो गया तो चौपट हो जाएगा। आजकल देख रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, कारण डीजल महंगा हो गया, कारण क्या है, उसकी मात्रा सीमित है। आने वाले समय में लग रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो गया फिर समस्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो जिस ऊर्जा की मात्रा सीमित हो उसको अनवीकरणीय कहते हैं। तो किसकी मात्रा सीमित है, तो सूर्य की मात्रा सीमित है, करोड़ों वर्ष तक देता रहेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है। पवन हवा करोड़ों वर्ष तक, जो प्रकृति के द्वारा है उसकी मात्रा सीमित नहीं है, क्या है, असीमित है ना दोस्तों। लेकिन सीमित किसकी मात्रा है, जीवाश्म ईंधन की मात्रा सीमित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करेगा, उसके लिए एक बैटरी आएगा जिसका नाम क्या है, सौर सेल। क्या नाम है दोस्तों, सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फटाफट किधर भाग गया सब, मेरा मोबाइल ही रुक गया, फटाफट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी, है ना। 17 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कहां तक पहुंचे, फटाफट आंसर टाइप कीजिए आप लोग। बिल्कुल प्रियांशु, आपका बिल्कुल सही आंसर है, 17 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक उत्तम ईंधन है, चलिए
एक उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन समझते हैं? उत्तम ईंधन क्या होता है? हाँ? उत्तम ईंधन का मतलब जिसका उपयोग हम लोग गांव घर में भी कर सकते हैं, 10 समाज के बीच में भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कभी भी हानिकारक ना हो। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक नहीं हो, फटाफट आंसर कीजिए। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या ना हो, हानिकारक नहीं हो, है ना। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा, समझते हैं ना, बीमारी फैल जाएगा। बीमारी से आदमी मर रहा है, कहीं बीमारी फैल गया तो समझ रहे हैं, फिर बचने का चांस बहुत कम हो जाएगा। उत्तम ईंधन का मतलब आइडियल फ्यूल वही हो सकता है, गुड फ्यूल वही हो सकता है, गुड फ्यूल वही हो सकता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखता है। क्या रखता है दोस्तों? प्रदूषण मुक्त रखता है। सीधी सी बात, आप इतना समझिए, जो प्रदूषण मुक्त रखता है वही उत्तम ईंधन है। तो प्रदूषण मुक्त रखने वाला पेट्रोल, लकड़ी, कोयला ये सब है नहीं है, कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं। जैव गैस जो होता है, बायोगैस, वो प्रदूषण मुक्त है। लकड़ी का भी उपयोग हम लोग गाँव घर में करते हैं, उससे भी गैसेस निकलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है ना दोस्तों। लेकिन अगर उत्तम ईंधन की बात करें, जैव गैस आता है, तो आप लकड़ी को भी कर सकते हैं, लेकिन जैव गैस है तो प्रायोरिटी जिसकी अधिक होनी चाहिए उसी को हम लोग आंसर टाइप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयला को जलाते हैं तो वहाँ से बहुत सारा धुआं, वहाँ से बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो जहरीली गैसें हैं, विषैली गैस। पेट्रोलियम कितना महकता है, कितना खराब महकता है, संभव नहीं है। लकड़ी, उसको भी जलाने के बाद देखते हैं धुआं कैसा लगता है, और लेकिन आपका जैव गैस जो है वो कहीं ना कहीं इन सब से क्या है, अच्छा है, गुड सोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो एक तरह से जीके का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहता है नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा जो है ये विद्युत संयंत्र का नाम है, जगह का, उस जगह किस जगह पर यह लगाया गया है जहां पे क्या किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो वो कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल होते हैं, वो ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया था? सरदार सरोवर बांध नर्मदा 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 किस नदी पर दोस्तों? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सब तो बिल्कुल वेरी सिंपल है। टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध किस, गंगा नदी पे है। टिहरी बांध किस नदी पे है? आंसर कीजिए तो इसका फटाफट आप लोग, ये जीके का क्वेश्चन है। टिहरी बांध किस नदी पे है दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए, टिहरी बांध किस नदी पे है? जल्दी जल्दी। टिहरी बांध किस नदी पे है दोस्तों? टिहरी बांध किस नदी पे है? आप लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, हम ही बता देते हैं। टिहरी बांध आपका गंगा नदी, किस नदी? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? ये 5वां स्थान है। भारत कितने नंबर पे आता है? 5वें स्थान पे आता है। कौन वाला? वो पवन ऊर्जा वाला, पवन चक्की वाला जो है ना, एग्जाम्पल आपको बताए थे। पवन चक्की की सहायता से जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, वैसा करने में भारत कितने स्थान पे आता है? 5वें स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन आता है? तो पहला स्थान पे आता है आपका डेनमार्क। कौन आता है दोस्तों? डेनमार्क, जिसको पवनों का देश कहा जाता है। और विद्युत उत्पादन करने के लिए कम से कम वायु की जो चाल होनी चाहिए, पवन की चाल, वो कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 कहता है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। सिलिकॉन किसका होता है दोस्तों? सिलिकॉन, जो कि क्या है? एक उपधातु है, मेटलवाइड है। क्या है दोस्तों? उपधातु है ना, ये उपधातु है और इसी का उपयोग किया। इसका जो संकेत होता है वो SI होता है दोस्तों। क्या होता है? S है, सिलिकॉन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है, तो ज्वारीय को किस में बदल देती है, विद्युतीय में बदल देती है किस में बदल देती है, विद्युतीय। ज्वारीय ऊर्जा को स्थापित टरबाइन, टरबाइन भी यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर टरबाइन टर्म यहाँ पे यूज नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए, क्यों, क्योंकि बांध है, ज्वार उठा है ना, तो उस पानी को बांध के द्वारा क्या कर दिया गया, जमा कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया, तो वहां पे जो पानी का मूवमेंट अब नहीं होगा, तो वैसे को हम लोग स्थितिज कहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे टरबाइन लगा दिया है तो वो ज्वारीय उसको किस में बदल देगा, विद्युतीय में बदल देगा, है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना। टरबाइन है इसलिए आंसर हो जाएगा विद्युतीय, टरबाइन नहीं रहता तो स्थितिज भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, कहां आप लोग हैं, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कहता है। वो कहता है ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। बिल्कुल सही बात है। तो कितना अंतर हो, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस। ओटीईसी क्या होता है, ओटीईसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है ओशियन, टी फॉर होता है थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। समुद्र में कितने किलोमीटर की गहराई पर, तो 2 किलोमीटर की गहराई तक का जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो वो नाभिकीय संलयन पे है। किस पे है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कहां हैं, कहां खो गए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के नजदीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कहता है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान, रॉ से राणा, रॉ से राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आज का ये लास्ट सवाल है दोस्तों। उसके बाद और इस चैप्टर का भी आज लास्ट सवाल है, चैप्टर का भी लास्ट सवाल और आज का भी ये क्या है, लास्ट सवाल है। तो फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपके लिए, आपका हम वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट सवाल है और इसका आप लोग फटाफट आंसर टाइप कीजिएगा, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30 आज का अंतिम सवाल और आप लोग इसका जवाब फटाफट दीजिए। क्वेश्चन कहता है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताइए। कलपक्कम, फटाफट। बहुत बच्चे का आंसर बी आ रहा है, संजीव का बी है, कुछ का सी आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है, सी आ रहा है, ए भी कोई कर ही दो, तो ए बी सी डी सब हो जाएगा। राजकुमार बी आ रहा है, डी आ रहा है, प्रभाकर सिंह बी, वीरचंद का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, ए कोई नहीं कर रहा है, कोई ए भी कर दो ना यार, तो सबका कहानी हो जाएगा ए बी सी डी, किसी ना किसी का सही हो ही जाएगा। क्या तुम लोग भी सोचते हो बताओ।
तो देखा जाए, हाँ वाह वाह क्या बात है श्याम कुमार, वाह वाह वाह, आपने एक कर ही दिया, वाह बहुत बढ़िया। मयंकराज एक कर ही दिया, चलो ए बी सी डी सब हो गया है ना। तब चलो हम देखते हैं, अब ए है कि बी है कि सी है कि डी है, सब करिए दिया कुछ ना कुछ। तो सुजीत सुजीत जी कहीं भूल गए क्या? सुजीत जी आंसर टाइप नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। जो कल्पक्कम है वो नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है दोस्तों? तमिलनाडु। तो वो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जितने बच्चे ने आंसर बी टाइप किया था वो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, और आज का क्लास तो आपका कंप्लीट हो गया। जितने क्वेश्चन आपके सामने हमने लाने का प्रयास किया था वो सारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और आपके फिजिक्स का कहानी यहाँ पे तमाम होता है। 10th के फिजिक्स के हर एक चैप्टर से हमने जितना ऑब्जेक्टिव करवाया, जितना ऑब्जेक्टिव हमने करवाया, सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार आप ध्यान से क्या करेंगे? देख लेंगे। और हर एक चैप्टर का जब सारा ऑब्जेक्टिव आप एक बार ध्यान से देख लेंगे और उसको बढ़िया से समझ लेंगे, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन अब फिजिक्स से, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। तो आपके क्लास 10th के साइंस का जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स का कहानी यहीं पे क्या होता है? खत्म होता है। और फिजिक्स से जितने ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होने चाहिए थे वे सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने मिल गए हैं। अब उन सारे क्वेश्चन को आप बार बार देखने का प्रयास करें और अपने मेहनत को जारी रखें, कंटिन्यूटी आप बना के रखें, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी बना के नहीं रखेंगे तो फिर आपका समझ रहे हैं ना क्या हाल होगा, है ना। कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल कुछ बच्चे का कहना है सर एक मोटिवेशन स्कूल बॉयज, तो उसका कहना है एक मोटिवेशन दीजिए। जानते हैं एक चीज हमने देखा, आप सुने होंगे रॉ से होता है राम, सुने हैं ना, और रॉ से होता है रावण। दोनों का जन्म कुंडली एक के होगा, राशि भी दोनों का एक के होगा, है ना दोस्तों। राशि भी एक के है, जन्मों कुंडली एक के है, राम का भी रावण का भी। तो फिर एक राम कहलाया, एक रावण कहलाया। एक को दुनिया भगवान के नजर से देखती है, एक को दुनिया भगवान मानती है, एक को दुनिया हैवान मानती है। हैवान, राक्षस, दानव, है ना दोस्तों। राक्षस मानती है, दानव मानती है दृष्टि से देखती है। आदर का भाव नहीं होता है, उनके नाम से सबको घृणा होती है। कारण पता है? तो आप उस कारण को जान लीजिए। हाँ, बिल्कुल श्याम कुमार, श्याम कुमार लिखता है श्री सदगुरु महाराज की जित। बिल्कुल सही, आपने तो आज वाह कमाल कर दिया आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जानते हैं राम और रावण का अर्थ, राम और रावण में क्या डिफरेंस था? जो राम को दुनिया भगवान के नजर से देखती है और रावण को हैवान की दृष्टि से देखती है, इसका कारण जानते हैं? इसका एक ही कारण था कि राम को भी अहंकार था। ऐसा नहीं कि राम को अहंकार नहीं था, राम को अहंकार ज्ञान का था। ध्यान से सुनिएगा, राम को अहंकार ज्ञान का था, लेकिन रावण को ज्ञान का अहंकार था। यही अंतर। राम को किसका अहंकार था? राम को अहंकार ज्ञान का था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। और यही अंतर है। इसी अंतर की वजह से आज संसार में राम को भगवान कहा जाता है और रावण को हैवान कहा जाता है। यही अंतर। तो अब आपको क्या बनना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो
यही है दोस्तों। तो आज का क्लास आपका इतना ही है ना। तो फिर आपके फिजिक्स का कहानी भी खत्म हो गया। अब फिजिक्स में आप लोग पूरी तरह से लग जाइए, सारे क्वेश्चन को आप देखते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए और एक दिन आप अच्छा कर पाएंगे। अब आपके केमिस्ट्री का होगा क्लास, उसके बाद फिर आपके बायोलॉजी का क्लास होगा, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही, सबों को मेरा गुड नाइट। ठीक है, गुलशन सर का क्लास आज नहीं होगा, उनका क्लास अगर होगा तो फिर आपका किसी दूसरे दिन, नहीं तो फिर शनिवार को उनका क्लास होगा, है ना, जो कि बायोलॉजी आपके सामने लेके आते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, सबों को मेरा गुड नाइट। आराम से खाइए पीजिए और ठंडा का मज़ा लीजिए, है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।